हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त है और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बढ़िया से सारी बातों को समझ रहे हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हेलो बच्चों, हेलो, गुड इवनिंग यार, कैसे हो आप सभी? गुलफाम, राहुल, नौशाद, कुमार, गुलफाम, नायरा, अंकिता, हेलो प्रज्ञा जी, गुड इवनिंग, सब एकदम बढ़िया, एकदम मजे में बेटा। हेलो जी, हेलो मनीषा, हेलो प्रियंका, अजय, बनीता, रोहित, मंजीत, हेलो जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, जय हिंद बेटा, जय हिंद। सब एकदम बढ़िया है, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त है बेटा। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सामान्य कार्बनिक रसायन के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8, बढ़िया से अच्छे से आपको देखना है, सारी बातों को क्लियर करना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से सब बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ, 12 बजे वाली क्लास देखी थी तुमने? आज तुमने 12 बजे वाली क्लास देखी थी बेटा? तुमने 12 बजे वाले सब क्वेश्चन नहीं बन रहे, तभी तो मैंने बोला था 12 बजे वाली क्लास देखो ना, ठीक है? क्या तुमने 12 बजे वाली क्लास? गुड मॉर्निंग मैम। अब मैम थोड़ी ना हूं मैं, और गुड मॉर्निंग थोड़ी चल रहा है। हाँ जी, क्या तुमने 12 बजे वाली क्लास देखी थी? ओके, वेरी गुड। नहीं देखी, देखनी चाहिए ना। जब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम्हें वहां पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जहां पर मुझे एक एक्स्ट्रा अलग से क्लास मिल पा रही है तुम्हें पढ़ाने के लिए, उस क्लास में बेटा जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूं ना, किसी फ्री क्लास वाले बच्चे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए करवाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पेड बैच में वो टाइम बचा करके वहां इस्तेमाल कर लेता हूं, तो तुम्हारे लिए फायदे की चीजें होती है बेटा वो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आप सब बढ़िया से अच्छे से देखेंगे, सारी बातें को क्लियर करेंगे, अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है? ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो जरूर बेटा मेरी यूट्यूब वाली 12 बजे वाली क्लासेस जरूर देखना, खासकर तुम पेड वाले बच्चे तो, ठीक है? भले बाकी देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जरूर देखें। क्यों? क्योंकि उसमें यही टॉपिक के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो वहां पर किस क्वेश्चन में कब क्या सोचना है वो तुम्हें वहां से एनालिसिस होगा, ठीक है? वो एनालाइज कर पाओगे आप अच्छे से, ठीक? अब बात करते हैं आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेटा हाइड्रोजनीकरण की उष्मा, फिर मध्यवर्तियों का स्थायित्व, तरह तरह के क्वेश्चंस हम लगाएंगे, फिर अम्लीय सामर्थ्य। इन 3 टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ जी, ठीक है? तो बढ़िया से अच्छे से आज का लेक्चर भी आपको बच्चों बढ़िया से देखना है, अच्छे से सारी बातें क्लियर करनी है, सब बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, अभी तक मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या आपको अभी तक बेटा जीओसी कैसा लगा? जीओसी कैसा लगा? जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम बात करें 1 से लेकर के 10 तो कितने पॉइंट आप देंगे बेटा इसको? जीओसी कैसा लगा बेटा आपको? हाँ जी, कैसा लगा ये चैप्टर? एकदम बढ़िया। 8, 9, 10, 7 पॉइंट, ओके, 50%, ओके, 20, अच्छा 20, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 खट्टा खट्टा, साक्षी सिंह 5, समझ में नहीं आया मतलब। 7, -10 चौहान जी, अबे माइनस में दे दिया तूने तो, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड 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 गुड। तो बेटा देखो ध्यान से, जीओसी वाला चैप्टर तो आपको ढंग से करना ही पड़ेगा, है ना? करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ नहीं सकते इसको, है ना? ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर में आता है। अब जिसको -10 नंबर दे रहा है, जो 5 नंबर दे रहा है, तो बेटा आपको इसको पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छे से लेक्चर्स को देखो, एक बार समझ में ना आए दोबारा देखो, 2 बार समझ में ना आए तिबारा देखो, फिर भी समझ में ना आए तो इसका मतलब हमने कोई पुराना टॉपिक छोड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड चीजें चल रही है। तो उन पुराने बैकलॉग को कवर करते हुए आगे बढ़ो जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा आपके विद्युतीयता काम आ रही है, परमाणु की आकार वगैरह, ठीक है? कार्बोधनायन, कार्बोनियन, मुक्तमूलक, अनुनाद, प्रेरणिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन, मेसोमेरिक प्रभाव, एरोमेटिकता, यही चीजें चल रही है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब आज हम बात करेंगे एक और नया टॉपिक, हाइड्रोजनीकरण की उष्मा। हाइड्रोजनीकरण की उष्मा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे से इसको निपटाते हैं। तो पिछला सब कुछ समझ में आ गया था, तो आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक हाइड्रोजनीकरण की उष्मा। हेडिंग डाल लेंगे बेटा, हाइड्रोजनीकरण की उष्मा।
हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। शॉर्ट में इसको HOH कहते हैं, शॉर्ट में इसे HOH कहते हैं, शॉर्ट में इसे HOH कहते हैं। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, बात एकदम सिंपल है, एकदम सटीक है। किसी एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, जब किसी एल्कीन का हम हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वही कहलाती है हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कोई एल्कीन है, इसका जैसे ही मैंने हाइड्रोजनीकरण करवाया, जब मैंने एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन का योग करवाया तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया, यह पाईबंध टूट गया और एक H इस पर एक H इस पर जुड़ करके एल्केन में कन्वर्ट हो गया। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करवाने के दौरान उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाती है, HOH कहलाती है। क्या समझ में आई मेरी बात? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? किसी एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, तो फटाफट से इसको लिखेंगे और फिर बाद में देखते रहेंगे। हाँ, तो फटाफट से यहां पर क्लियर करते जाएं। हाँ जी, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण के दौरान उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा, HOH कहलाती है, HOH कहलाती है। HOH कहलाती है। गॉट इट? क्या बोलते हैं उसको? HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, जैसे कि अब देखो, अब लिख सकते हो उदाहरण को। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करवा दिया। ठीक है, वो उत्प्रेरक वगैरह जो भी है, ठीक है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये है आपके पास एथीन। ठीक है, ये वाला जो पाईबंध है बेटा, पाईबंध टूटता है दो। ठीक है, एक बंध इसका मुक्त होता है, एक बंध, तो यहां पर ये H2 फूट करके 2 H देता है, एक H यहां जुड़ता है, एक H यहां जुड़ता है, ये बन गया एथेन। ओके, और साथ में इसमें निकलती है ऊर्जा, उसी ऊष्मा को बोला जाता है HOH। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है, चलेगा बेटा, अभी लगी, अभी बस पढ़ाई करें आप। क्या मेरी बात समझ में आ गया? POC बेटा बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, हाँ जी, क्लियर मामला, एकदम सटीक। हाँ जी, क्लियर हो गया मामला? एकदम बढ़िया से खुशी जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण, देखो मान लो जो एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल हो, उसका हाइड्रोजनीकरण आसानी से हो ही नहीं पाएगा, तो वहां पर ऊष्मा बहुत कम निकलेगी। और जो एल्कीन बहुत कम स्टेबल है, वो तो तड़प रही है, अरे मेरा हाइड्रोजनीकरण करो, मैं बहुत ज्यादा ऊर्जा निकालूंगी। हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? ओके, जो एल्कीन ऑलरेडी स्टेबल है उसका हाइड्रोजनीकरण बहुत ही धीमा होगा, और जो एल्कीन अनस्टेबल है उसका हाइड्रोजनीकरण उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डंडना डंडन, डंडना डंडन। तो यहां पर इसके अंदर हम दो केस देखेंगे, इसके अंदर दो केस देखेंगे। केस नंबर 1, पहला केस, पहला मुकदमा।
केस, ठीक है, जब पाई बंद, पाई बॉन्ड सेम हो, ठीक है, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर उन सब में पाई बंदों की संख्या समान है, ठीक है, पाई बंद समान हो, तो एल्कीन HOH एल्कीन के स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होगा, एल्कीन का स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, उसकी उष्मा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम, हाइड्रोजनीकरण की उष्मा उतनी कम। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम। सर एल्कीनों का स्थायित्व देखा कैसे जाता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हाँ या ना? क्या ये पहला बात क्लियर हो गई? सर एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है? एल्कीन का स्थायित्व, अरे समानुपाती होता है ना, एल्कीन का स्थायित्व समानुपाती होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, अति संयुग्मन उतना ज्यादा होगा। करेंगे भैया, 12th भी करेंगे, पहले ये तो पढ़ लो प्रतीक्षा जी, थोड़ी सी और प्रतीक्षा कर लें आप, फिर और बढ़िया मजा आएगा। क्लियर है? ओके। बातें, अरे बस इधर उधर की बातें मत करा करो तुम, यहां पे यार बातें बहुत करते हो, ठीक है, बहुत बातें करते हो तुम सब। मेरी इच्छा होती तुम्हारे कमेंट बंद करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसमें काम की चीजें पूछो। नहीं, हमको तो कुछ और बातें, हमें ज्ञान बांटना है, कुछ और बांटना है, ठीक है। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे, जो नॉर्मल थी, वो तो आपको मैं आराम से बताता ही था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बेटा ऐसी है जो तुम अगर नहीं पूछोगे तो शायद तुम्हें ना आए, इसलिए मैं तुम्हारे कमेंट्स खोल के रखता हूं। लेकिन नहीं, हमको तो कुछ और ही पूछना है। ये चैप्टर कब तक चलेगा सर, कब तक क्या होएगा, कब तक क्या होएगा, तुम जब भी जो भी बोलोगे करना तो मेरे को मेरे हिसाब से ही है, ठीक है। इस चैप्टर के बाद सब स्टार्ट होएगा, चिंता मत करो, सब्र रखो थोड़ा सा, पागलों की तरह समझदार बनो थोड़ा यार। ओके, क्लियर हो गया मामला। अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर HOH कंपेयर करें, HOH कंपेयर करें, ठीक है। कुछ यहां पर मैं पहला क्वेश्चन, तीन एल्कीन है, अब हमसे बोला जाए कि किसकी HOH मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, किसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो सबसे ज्यादा उष्मा निकलेगी। ओके, तो यहां पर देखो, इसमें भी एक पाई बंद, एक पाई बंद, एक पाई बंद, सब में पाई बंदों की संख्या समान है, सब में यहां पर पाई बंद सेम है। तो यहां पर अगर पाई बंद समान हो तो जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका HOH उतना कम है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, इसमें बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एल्कीन का स्टेबिलिटी अति संयुग्मन, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? फर्स्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? फर्स्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? फर्स्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0, क्योंकि द्विबंधित कार्बन से कोई कार्बन परमाणु जुड़ा ही नहीं है। इसमें क्या 0 अल्फा H है? क्या यहां पर इस डबल बॉन्ड से अटैच ये वाला अल्फा कार्बन क्या 3 अल्फा H? क्या यहां पर 6 अल्फा H? यस और नो बोलो बेटा। ये वाला भी अल्फा, ये वाला भी अल्फा। तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो मैं बोलूंगा अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो इसको A दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो। तो A से ज्यादा स्टेबल B है, B से ज्यादा स्टेबल C है, तो HOH क्या उल्टा हो जाएगा? सर A का हाइड्रोजनीकरण सबसे ज्यादा होगा, फिर B देन C। क्या उल्टा हो गया? समझ में आया एकदम? स्टेबिलिटी का उल्टा कर दो जस्ट। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? ओके, सिंपल है। ओके, दूसरा क्वेश्चन फटाफट से छापेंगे, छपाई कार्य में एकदम निपुण हो जाए, एकदम बढ़िया से। हाँ जी, इन दोनों में कंपेयर करें तो किसका HOH ज्यादा होगा? इन दोनों में कंपेयर करें तो किसका HOH ज्यादा होगा?
हाँ जी, आपको बस एल्फा एल देख, इसमें भी एक पाई बंद है, इसमें भी एक पाई, इसमें भी एक पाई, सेम पाई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड, यहां पर ये वाला एल्फा कार्बन, ये वाला एल्फा कार्बन, यहां पे एक एल्फा एच, यहां दो एल्फा एच, टोटल ओवरऑल 3 एल्फा एच। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये वाला एल्फा कार्बन, ये वाला एल्फा, ये वाला एल्फा, दो CH2 लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है, 7 एल्फा एच। तो अगर मैं देखूं बेटा स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी तो सर एक से ज्यादा बी की है, तो HOH क्या उल्टा हो जाएगा सर, एक में हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा ज्यादा निकलेगी, बी में कम निकलेगी। कंप्लीट। अब सेम यहां पे देखा जाए तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये वाला एल्फा, ये वाला एल्फा, तो यहां CH2 CH2 4 एल्फा एच होंगे, क्या 4 एल्फा एच होंगे। यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये एल्फा, ये एल्फा, ये एल्फा, CH2 CH2 CH3 7 एल्फा एच। सो आई होप स्टेबिलिटी आप आराम से देख सकते हैं सर, ए से ज्यादा बी की है, तो यहां पर HOH कंपेयर करना आसान है, ए का HOH ज्यादा होगा बी से। एकदम सिंपल है, एकदम क्लियर है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आप ना कर सको, बस आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यहां पे ऐसा सोचा जाता है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है क्या माजरा? एकदम सिंपल है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप केस नंबर 1 समझ गए, जब पाई बॉन्ड सेम है तो कैसे डील करना है। छापने में स्पीड रखें, कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, लेकिन छापने में स्पीड रखें, ठीक, क्लियर। अब देखो केस नंबर 2, केस 2 दूसरा मुकदमा, जब पाई बंदों की संख्या अलग अलग हो, जब पाई बंदों की संख्या अलग अलग हो, देखो जितने ज्यादा पाई बंद, जैसे कि अभी इसमें एक पाई बंद है, मान लो दूसरी वाली एल्कीन में 2 पाई बंद है, मान लो तीसरी वाली एल्कीन में 3 पाई बंद है, तो वहां 3 बार हाइड्रोजनीकरण करना पड़ेगा, 2 वाले में 2 बार हाइड्रोजनीकरण करना पड़ेगा, एक बार में 1 बार हाइड्रोजनीकरण करना पड़ रहा है, तो जितनी बार हाइड्रोजनीकरण करेंगे उतनी बार ऊष्मा निकलेगी। तो जितने ज्यादा पाई बंद उसका HOH उतना ज्यादा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो यहां पर जो HOH होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जिसमें जितने ज्यादा पाई बंद होंगे उसकी ऊष्मा HOH का मान उतना ही ज्यादा होगा। क्या क्लियर है मामला? क्या क्लियर है मामला? जिसमें जितने ज्यादा पाई बंद होंगे उसका HOH उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है मामला? ओके। जैसे कि देखो उदाहरण, जैसे कि देखो उदाहरण, अगर मैं बात करूं यहां पर उदाहरणों के बारे में, हाँ जी, ये 3 एल्कीन आपको दे रखी है, ये 3 एल्कीन आपको दे रखी है। ओके, अब इनमें आपको सोचना है कैसे आप करोगे। बताओ फटाफट कैसे हम सोचे, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, कैसे सोचें, क्या हम चीजें हैं जो इनके लिए कर सकते हैं। पहले खुद से देखो, देखो इसमें एक पाई बंद, इसमें एक पाई बंद, पहले वाले केस से सोच लेंगे। इसमें 2 पाई बंद, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहां पर HOH कंपेयर करूं तो सर जितने ज्यादा पाई बंद होते हैं उतने ज्यादा HOH होते हैं, यहां पर HOH ज्यादा आना चाहिए, सी वाला ज्यादा पाई बंद है ये। अब इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो इन दोनों में समान समान में समान रूप से तुलना कर लेंगे। यार पाई बंद सेम होते थे, इसमें 3 एल्फा हाइड्रोजन है, 3 एल्फा एच, यहां पर 6 एल्फा एच है, यस और नो, गॉट इट, 3A 3A। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये वाली है, तो इसका HOH ज्यादा, इसका सबसे कम। सोचो, दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ।
चमका या नहीं चमका? अरे चमक रहा है बालकों कि नहीं चमक रहा है? ठीक है क्या माजरा? हाँ जी, तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एच ओ एच क्या होगा? जैसे जैसे पाइबंद बढ़ते जाएंगे, ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी। तो एकदम क्लियर है मामला? क्लियर है क्या? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, 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 बहुत ही बढ़िया। अरे भाई देख, दिमाग मत लगाओ। अब तुम इसमें सोच रहे होंगे सर इसमें अनुनाद ज्यादा होगा तो इस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे एक पाई बंद है, इसमें दो पाई बंद है, तो यहाँ पर दो बार मुझे सीधा सीधा हाइड्रोजनीकरण करना पड़ेगा। उदासीन तो तीनों ही है, तीनों स्टेबल है। कंपैरिजन हम सेम सेम में करते हैं बेटा, ठीक है। यहां पर इसमें दो पाई बंद है, वो एक पाई बंद वाला है, ये भी उदासीन है, ये भी संरचना है उदासीन है, स्टेबल तो दोनों है, ठीक है। तो यहां पे आपको सिंपल सा क्या देखना है, जिसमें ज्यादा पाई बंद है उसका एचओएच ज्यादा, क्योंकि दो बार मेरे को हाइड्रोजनीकरण कराना पड़ेगा वहां पे। इस बंद का भी हाइड्रोजनीकरण होगा, देन इसका भी होगा, इसमें एक का ही होगा, इसमें इसका 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 इसका, ठीक है। ज्यादा पाई बंद है, ज्यादा हाइड्रोजनीकरण वहां पर करवाना पड़े, और उस प्रोसेस में ज्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। क्लियर है मामला? ओके, गुड 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 गुड, ये क्लियर हो गया। और एक यहां पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम और देखेंगे। HOH इन तीनों में कंपेयर करेंगे बेटा फटाफट। देखो ध्यान से, पहले वाले क्वेश्चन में इन दोनों में एक पाई बंद था, तो सेम पाई बंद होते हैं तो पिछला वाला नियम लगाना है। अब इसमें ज्यादा पाई बंद, इसमें दो पाई बंद है, तो ज्यादा जितने ज्यादा पाई बंद उतने ज्यादा एचओएच, तो यहां तो सी तो सबसे आगे आ गया। इन दोनों में स्टेबिलिटी वाले फैक्टर से देख लो, ठीक है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, हम यही सोच रहे हैं कि सर ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्लियर है। बढ़ते हुए क्रम में होगा सर एचओएच, लेकिन ये गलत है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से मैच नहीं करता है ये। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से मैच करना चाहिए ना, बाकियों में तो मैच कर जाता है कि अरे यार इसकी कम, इसमें ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। ये वाला कंपाउंड का हाइड्रोजनीकरण उतना ज्यादा नहीं होता है। एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आप जानते हो कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर है। एरोमेटिक यौगिक, अधिक स्थायित्व, तो इसके पाइबंद आराम से यहां पर मतलब ये एक स्टेबल कंपाउंड है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, एचओएच जो होता है बेटा, वो ए इसका तो कम होता है, लेकिन सी का बी से भी कम हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन भटकते जाएंगे, भटकते घूमते जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा है, वो एरोमेटिक कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इस वजह से इसकी एचओएच का मान इससे कम आ जाता है। बस इतना सा सिंपल सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे अगर ये कुछ और कंपाउंड होता, ठीक है, तो पाई बन जितने ज्यादा फिर उतना ज्यादा हिसाब बन जाता, ठीक है। क्या ये क्लियर है बेटा? तो ये इस तरीके से हमने इनको देखा, तो कैसा लगा? एकदम मजे में, एकदम। अभी अरे भाई ये तो एक एक्स्ट्रा ही
देखो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, यहां पे आपके पाई बंधों की संख्या बढ़ रही है, पाई बंधों की संख्या बढ़ रही है तो ऑर्डर ये होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से, क्यों? क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर प्रेजेंट है, बाकियों में नहीं है, ठीक है, तो उसको वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। दैट्स वाई, इस वजह से, क्योंकि प्रायोगिक मान तो इसके हिसाब से इसके लिए कम आती है, इसके लिए चॉइस ज्यादा आती है, क्या करें उसका, आती तो आती है, ठीक है। तो फिर यहां पर इस तरीके से देखेंगे। क्लियर है माजरा एकदम? अरे सब एरोमेटिक कैसे होंगे यार, ऑप्शन ये ऐसे आएंगे ना जो आपको आराम से बना सको, ठीक है, ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यहां पर मध्यवर्तियों का स्थायित्व। मध्यवर्तियों का स्थायित्व अब चलेगा आपका, बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से कुछ बातें, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर कुछ बातें आपको समझनी है, ठीक है। हाँ जी, पहले कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में इन चीजों के बारे में चीजें फिट हो जाए। पहली बात, सर अगर हम जब भी स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे तो किस चीज को फॉलो करेंगे? जब भी हम स्टेबिलिटी को देखेंगे तो किस चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्थायित्व का क्रम देखना है, स्थायित्व का क्रम देखना है, स्थायित्व का क्रम देखना है बेटा, सबसे पहले देखो बैक बॉन्डिंग। क्या बैक बॉन्डिंग नहीं तो नहीं हो रही है? बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल फैक्टर होती है, सबसे ज्यादा, अनुनाद से भी ज्यादा। फिर आता है अनुनाद। अनुनाद मतलब अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं, जो भी XYZ बातें हैं वो। फिर इसके बाद आता है आपका अति संयुग्मन, अति संयुग्मन, ओके। और लास्ट में आता है फिर आपका आई प्रभाव, सबसे लास्ट में देखना है आई प्रभाव, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये, पहली बात तो आपको इस बात को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो अनुनाद देखेंगे, अनुनाद भी नहीं हो रहा है तो फिर अति संयुग्मन देखेंगे, अति संयुग्मन भी नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट पे चले जाएंगे, फिर प्रेरणिक प्रभाव से आंसर निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये जाओ। समझ में आई मेरी बात? ऐसे डायरेक्ट प्रेरणिक प्रभाव नहीं सोचना है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, यदि ऋणायन एक ही आवर्त के हो तो En के आधार पर देखा जाता है अगर ऋणायन एक ही आवर्त के हैं तो वहां पर En के हिसाब से सोचें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कि किस पर ऋणावेश ज्यादा स्टेबल हो सकता है। और थर्ड, यदि ऋणायन, ठीक है, एक ही, यदि ऋणायन अलग अलग आवर्त के हो, इसमें ऐसे लिख लो यार, ऊपर से नीचे जाने पर साइज के अकॉर्डिंग चेक करें। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो En के हिसाब से आंसर दें, अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो बेटा साइज फैक्टर से आंसर दें, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, वो पहले भी मैंने आपको बता रखा है। नेगेटिव चार्ज मोर En एटम पर अधिक स्टेबल होगा, ठीक है। और पॉजिटिव
लेस En एटम पर अधिक स्टेबल होगा। ये कुछ बातें आपको देख लेनी चाहिए पहले से ही, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, अच्छे सारी चीजों को क्लियर कर सको, बढ़िया सारी बातों को समझ सको। तो चलिए रसगुल्लो, अब कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है? ओके। और हाँ, और एक पॉइंट और, ये 4 हो गया। 5वां, स्टेबिलिटी में एक बात ये भी ध्यान रखनी है, स्टेबिलिटी में एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि अगर हमें कहीं एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाए तो वो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है। सॉरी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, देन सबसे लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। इस फैक्टर को भी दिमाग में रखना है। अगला 6, बेंजीन यौगिक में, बेंजीन में मेटा स्थिति पर एम प्रभाव और अति संयुग्मन नहीं लगता है, सिर्फ आई प्रभाव लगता है। में स्थिति पर एम प्रभाव या आर प्रभाव एवं अति संयुग्मन लागू नहीं होता है, केवल आई प्रभाव। ठीक है? अरे एक बार लिख लो एक साथ यार, ताकि एक जगह सारी चीजें आ जाएगी। ठीक, अब जरा देखो, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, तो अब देखते हैं यहां पर उदाहरण। क्या देख रहे हैं? मध्यवर्तियों का स्थायित्व। हमें स्थायित्व का क्रम देखना है, ठीक है? ऑर्डर बताएं। क्वेश्चंस में लिख लो, स्थायित्व का क्रम बताएं। कैसे ही बता दो, स्थायित्व का क्रम बताएं। पहला, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। हाँ जी, पहले इतने करो। अरे बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट होता है। ठीक है अंकिता जी, बेटा मैंने यही लिखवाया है। पॉजिटिव चार्ज लेस एन पर अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, सब सही है। धनावेश कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु पे ज्यादा स्टेबल होता है। सोफिया देख के भी तो सही उतार।
अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, अब इस सबको चेक करो, इन सबको चेक करो। यहां कार्बन पे ऋणावेश, यहां नाइट्रोजन पर, यहां ऑक्सीजन पे, यहां फ्लोरीन पर, क्या एक ही आवर्त में है? बाएं से दाएं चल रहे हैं तो En के हिसाब से आंसर देखेंगे। जितना ज्यादा ऋणावेश, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहां पे स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा? F होगा। En के आधार पर कैसे चेक किया? En कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, धनावेश, धनावेश कम En वाले पे ज्यादा स्टेबल होता है। खत्म। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई अंटी। ऊपर से नहीं चलते हैं, आकार बढ़ता है। जितना बड़ा आकार होगा उस पे ऋणायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ या ना? जितना बड़ा आकार होगा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ या ना? छोटा सा घर है, उसमें एक और मेंबर आ जाए तो वहां धक्का मुक्की होगी कि नहीं होगी? लेकिन बहुत बड़ा मोहल्ला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। घर नहीं, पूरा जिला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आकार बढ़ता जाएगा, आकार बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी। तो आकार से आंसर निकाला। आकार क्या निकाला? यहां पे फैक्टर क्या था? आकार देखा। जितना बड़ा आकार है उस पर ऋणावेश उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे देखो, एकल बंधित, ये भी द्विबंधित, ये त्रिबंधित। एकल बंधित की विद्युतीयता कम होती है, द्विबंधित की ज्यादा, त्रिबंधित की और ज्यादा। तो धनावेश कम En वाले पे ज्यादा स्टेबल होता है। En वाला फंडा देखा, ठीक है। और ऋणायन, नेगेटिव चार्ज, मोर En वाले पे ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, यहां नेगेटिव चार्ज है। क्या मेरी बात क्लियर है? एकदम सिंपल, एकदम सटीक, एकदम बहुत प्यारा, मक्खन मक्खन सी बात चल रही थी बेटा। क्या कर सकते थे क्या? और यहां पे जरा, यहां ऑक्सीजन पर, यहां सल्फर पर, यहां सेलेनियम पर, ओम शांति से टीपो, ओम शांति से टीपो, ओम शांति से टीपो। साइज बढ़ रहा है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हाँ या ना? बोलो, क्लियर है मेरी बात सब बच्चों को? बेहतरीन ढंग से, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी, अति उत्तम। इन दिनों में जरा देखो ध्यान से, एकदम स्मूथ। सर ये 1 डिग्री कार्ब धनायन है, ये 2 डिग्री कार्ब धनायन है, ये 3 डिग्री कार्ब धनायन है। तो जैसे 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 डिग्री बढ़ती जाती है, कार्ब धनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? ये है आपके पास एलिल कार्ब धनायन, ये बेंजिल कार्ब धनायन। बेंजिल में ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेगी, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये है एलिल। ठीक है, एक साथ याद हो जाएंगे अब सारे के सारे। यस और नो? क्लियर है? समझ में आया? आसान है? ठीक है, पहले इनको छाप लो। अरे बालिका, सल्फ, यहां आकार से देख मेरे भाई, आकार से देख, आकार से। जितना बड़ा आकार उस पर ऋणावेश उतना ज्यादा स्टेबल होता है। सल्फ, ओम शांति से टीपो, ओम शांति से टीपो, एक ही वर्ग में आता है। ठीक है माजरा, क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है। देख के बनाए, ये बेंजीन है, ये बेंजीन नहीं है। ठीक है,
किस पे ऋणावेश ज्यादा स्टेबल होगा? अरे बच्चों, मन के सच्चों, आपको यहाँ पे क्या बताया था कि यदि एक ही आवर्त में जाते हैं तो En के आधार पे आंसर देते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार के आधार पे आंसर देते हैं। अभी अभी बताया था, अभी अभी नशे में हो क्या? किस पर ऋणावेश ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाले पर या सेकंड वाले पर? सब सही है, सब सही है, सब सही है, छापो चुपचाप। हाँ जी, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अनुनाद तो तीनों में है ही नहीं। हाँ जी, ये वाला कौन बताएगा? कौन बताएगा? इसमें ज्यादा स्टेबल है बेटा सेकंड वाला। क्यों है ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाला? क्यों है? कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके। सेकंड वाले में बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग कैसे? बैक बॉन्डिंग होने के लिए सीन क्या चाहिए? एक के पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो, दूसरे के पास लेने के लिए कक्षक हो। इसके पास ऋणावेश, इसके पास खाली कक्षक कहां है कार्बन के पास? हाँ, जरा देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। सुनो 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 सुनो, बहुत बढ़िया। ईएन कंपैरिजन समान समान के बीच में होता है ना। यहां पर कार्बन पे ऋणावेश है, अच्छी बात है। यहां ऑक्सीजन पे ऋणावेश है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। यहां सर अनुनाद है पर, अरे बेटा अनुनाद तो है लेकिन ऋणावेश अनुनाद से कार्बन पे ही जा रहा है। कार्बन पे ऋणावेश था, अनुनाद में उसने इलेक्ट्रॉन दिए और फिर वो ऑर्थो और पैरा वाले कार्बन पे गया, तो कार्बन से कार्बन पे ही तो गया। कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे गया। जबकि सेकंड वाले में तो ऑक्सीजन पर है कि तुम्हें तो बांट बांट के सारी चीजों को खत्म करना पड़ रहा है। मैं अकेला खत्म कर लूंगा, मेरे अकेले ही काफी इसके लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यहां पे कार्बन होता तो फिर हम बोल देते कि यार इसमें अनुनाद है, उसमें अनुनाद नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको सिंपल देखना है, मोर ईएन, मोर ईएन। ठीक है, जितनी ज्यादा ईएन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता बच्चा, सिंपल सा कि यार ये बेंजीन है, यहां पर CH2 नेगेटिव चार्ज है, और ये विदाउट बेंजीन है और यहां पर CH2 चार्ज है, बस ये बेंजीन नहीं है, तो हम बोलेंगे इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें नो रेजोनेंस, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है। दिमाग के पर्दे खोल लो एकदम। ठीक है मामला? अच्छे से चीजें क्लियर हो पा रही ना बेटा? एकदम पिक्चर क्वालिटी एकदम क्लियर है ना? क्लियर, ओके। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पे ऋणावेश है, यहां पे ऋणावेश है, ए बी सी। स्टेबिलिटी ठंडे दिमाग से सोच करके बनाए, बताएं। अरे इसमें यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यह ऋणायन कार्ब, यहां पे ऋणावेश अनुनाद द्वारा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, यहां पे तो तुलना ही नहीं कर पाएंगे ना, ये कार्बन है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे ऋणावेश ज्यादा स्थायी बोलता है, सीधी बात, खत्म बात। मैं जो बोल रहा हूं वही दिमाग में लेके आए और एक्स्ट्रा कचरा न लेकर आए, अलग से अपनी थिंकिंग न घुसाएं, क्योंकि जो आधे पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा खराब होते हैं। तो इसलिए अपने दिमाग में जो एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको वहीं पर शांत कर दे। अच्छा ऐसे सोचना था, बस ये ध्यान रखें बेटा। ठीक है, पढ़ेंगे उनको, पढ़ेंगे एनएक्स आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, यहां पर इसमें जरा देखो ध्यान से, सोचने वाली बात है।
यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर ऋणावेश है, यहां डबल बॉन्डेड पर है, यहां पर एकल बॉन्डेड कार्बन पर ऋणावेश। अब सोचना, देखो ये डबल बॉन्ड, क्या इस ऋणायन, क्या यह ऋणावेश अनुनाद द्वारा स्टेबल है? बताओ, क्या इस पहले वाले में अनुनाद है? क्या ये ऋणायन अनुनाद द्वारा स्टेबल है क्या? एक बार देखते हैं, देखें क्या यह ऋणायन अनुनाद द्वारा स्टेबल है? कितने बच्चे बोलेंगे यस और नो? क्या यह अनुनाद द्वारा स्टेबल है? क्या यह ऋणायन अनुनाद द्वारा स्टेबल है? यस और नो, यस और नो, यस और नो में आंसर दो, यस और नो में आंसर दो। क्या यह ऋणायन अनुनाद द्वारा स्टेबल है? क्या इसमें अनुनाद लग रहा है इस ऋणायन में? नेहा जी, आयत यस, यस जी सर, विवेक यस, यस दीपिका पांडे, यस दीपिका साहू, यस। अबे नालायक हो, मैंने आपको क्या बोला था बेटा, अगर डबल बॉन्ड ऑलरेडी संयुग्मन में हो तो फिर ऋणावेश को लेने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी है और ऋणावेश भी है। अगर मैंने आपको ये बताया था कि नहीं बताया था, अगर किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म और पाईबंद दोनों उपस्थित हो तो पहले पाईबंद को प्राथमिकता दी जाती है अनुनाद में, ठीक है? तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। क्या वहां पर रेजोनेंस है सर, लेकिन पाईबंद में, ऋणावेश में नहीं है। ओहो, अब आया समझ में? अरे समझ में आया, अरे समझ में आया, अरे समझ में आया, समझे? वेरी गुड। यहां पर यह ऋणावेश अनुनाद में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यहां पर ये एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। sp कार्बन की विद्युतीयता सबसे ज्यादा यह sp कार्बन है, यह sp2 कार्बन है, यह भी sp2 कार्बन है, लेकिन इसमें sp2 बहुत सारे कार्बन हैं। En से देखेंगे sp की En ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी सर C की सबसे ज्यादा, लेकिन इन दोनों में A की ज्यादा B की कम, B की कम A की ज्यादा, C की सबसे ज्यादा। sp कार्बन इस ऋणायन से, ये नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन आगे भी sp2 ज्यादा En वाले कार्बन जुड़े हुए, इसमें 2 ही कार्बन है बस, ठीक है? क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? अरे समझ में आया क्या? एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया क्या? और जरा देखो ध्यान से, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इसमें ये एक बेंजीन के साथ यहाँ 2 बेंजीन, यहाँ 3 बेंजीन, 3 बेंजीन, यहाँ एक बेंजीन, 2 बेंजीन, 3 बेंजीन के ऊपर यहाँ पे देखो क्या अनुनाद बढ़ रहा है? मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी, हाँ या ना? ठीक है, सर्वाधिक अनुनाद। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर हो गया बेटा? तो यहां पर सी वाले में सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। बोलो ना यार, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है। अब इन चारों में बोलो फटाफट, अब इन चारों में बोलो फटाफट। ऋणायन ऋणायन ऋणायन, चारों ऋणायन। ये करवाया हुआ है मैंने पहले एकदम बढ़िया तरीके से। क्या ऋण, इसमें कहीं पर
बैक बॉन्डिंग लग रही है। देखो यहां भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन है, इसके पास ऋणावेश लेकिन इसके पास खाली कक्षक नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, अनुनाद नहीं है, ऋणायनों में अति संयुग्मन नहीं होता है। बचा क्या? प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। क्या ऋणायन है? ऋणायनों से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, दिए नहीं जाते हैं, उनसे खींचे जाते हैं, दिए नहीं जाते हैं। देंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, देंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो यहां पर एक समूह का प्लस आई लगेगा, यहां पर बड़ा समूह ज्यादा प्लस आई, यहां पे और बड़ा समूह, क्या ये प्लस आई लगाएगा? हाँ, यहां पे प्लस आई सबसे ज्यादा लगेगा। तो जितना ज्यादा ऋणावेश उतनी कम स्टेबिलिटी। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का क्रम देखूं बेटा, तो क्या ए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी, फिर सी, फिर डी। हाँ या ना बोल यार, समझ में आया कि नहीं आया? ए बी सी डी घटता क्रम ये हो जाएगा, बढ़ता क्रम होता तो ए सबसे आगे जाता। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? समझ पा रहे हैं? सर ज्यादा एग्जाम्पल मत कराया करो। क्यों? चल शिवम ने बोला ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करवाऊं सर, मैं खुद ही कर लेता हूं, अभी बताता हूं। ठीक है, हो गया क्या क्लियर? हो गया क्या क्लियर? ओके। अब 14वां क्वेश्चन, अब 14वां क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? इन दोनों में ज्यादा, देखो ध्यान से दोबारा देखो बेटा, पुराने पन्ने खंगालो, उसमें मैंने पढ़ाया था प्रेरणिक प्रभाव। जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता जाएगा, ऋणायन, देखो ऋणायन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ये चारों में, लेकिन अगर ऋणावेश बहुत ज्यादा कर दोगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा है, फिर यहां सबसे कम। तो जितना कम ऋणावेश होगा ना उतना ज्यादा फायदा है। ओके, अब ये देखो ध्यान से, ये है आपके पास बेंजिल कार्बोनायन, बेंजिल कार्बोनायन, ये आपके पास साइक्लो प्रोपिनियम कार्बोनायन। बताओ भाई दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? हाँ जी, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? क्या क्लास में करवाया हुआ है? पहले ही मैंने पढ़ाया हुआ है, पहले ही करवाया हुआ है, पहले ही करवाया हुआ है। पहले से एरोमेटिक, अपने दम पे एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक पढ़ाया था, क्वासी एरोमेटिक पढ़ाया था, पढ़ाया था। अरे ये कार्ब, इसमें भी अनुनाद है, उसमें भी अनुनाद है, लेकिन अनुनाद होने से इस बेंजीन की एरोमेटिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यहां पे ये ऐसा होता तो ये नॉन एरोमेटिक धनावेशित आ गया, धनावेश होने के बाद ये एरोमेटिक हो गया, क्वासी एरोमेटिक। अपने दम पे एरोमेटिक, अपने दम पे एरोमेटिक, अपने दम पर एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल। एक होता है पैदाइशी अमीर, एक होता है अपने दम पे अमीर। ये अपने दम पे अमीर है, ये पैदाइशी अमीर है। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? याद आया? याद आया? याद आया? यस सर, ठीक है। तो यहां ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। एकदम सिंपल है, सिंपल है। क्लियर हो गया मामला? ओके जी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना, कोई फालतू की सोचने की जरूरत नहीं है, करते जाओ होता चला जाएगा, बस कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पर। हाँ जी, चलो चलो इसमें और बढ़िया करते हैं ना।
इसमें जरा देखो ध्यान से, अरे बताओ बेटा बताओ। सोचना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्टार्टिंग के 3 ऐसे हैं जिसमें कार्बन पे ऋणावेश है, लॉक कर लो इस बात को। बाद के 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन पे ऋणावेश है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? शुरुआत के 3 आयन ऐसे हैं जिसमें कार्बन पे ऋणावेश है, बाद के 3 आयन ऐसे जिसमें ऑक्सीजन पे ऋणावेश है। मतलब ये 3 तो ज्यादा स्टेबल है इन पहले वालों से। क्या ये बात तो क्लियर हो गई दिमाग में? ओके, इसमें अनुनाद है, इसमें ज्यादा अनुनाद है। भाई अगर मैं देखूं इन तीनों को अपने हिसाब से डील करो, इन तीनों को अपने हिसाब से डील करो। भाई इन तीनों के कंपैरिजन में बाद वाले 3 ज्यादा स्टेबल होंगे। ये बात पक्की है कि नहीं है? पक्की है गुरुजी, एकदम पक्की है। ओके, यहां पर इसको मैं दे देता हूं ए, इसको देता हूं बी, इसको देता हूं सी, ये हो गया मेरा डी, ये हो गया मेरा ई, ये हो गया मेरा एफ। हाँ जी, तो यहां पर तो कोई अनुनाद नहीं है, यहां पर लेस रेजोनेंस, कम अनुनाद है। यहां पर मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस। ठीक है, ओके। तो इन तीनों में अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं तो क्या ए की सबसे कम, फिर बी की और सी की ज्यादा? क्योंकि यह ऋणायन तो अनुनाद में शामिल हो ही नहीं रहा है, यहां थोड़ा अनुनाद है, यहां पे इस ऋणायन का फायदा होगा सबसे ज्यादा। क्या यहां पर ए बी सी ये क्लियर हो गया? ओके, अब इनसे ज्यादा स्टेबल सी डी ई एफ होगा। वो कैसे होगा उसको भी देखना है। क्या ये बात समझ में आई क्या? बोलो 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 बोलो, क्लियर है क्या मामला? वेरी गुड। यहां पर ऑक्सीजन पे ऋणावेश है, यहां पर भी, यहां पर भी। यह ऑक्सीजन कोई अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है, यह ऋणायन इस ऑक्सीजन के साथ अनुनाद दर्शा रहा है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे ही जा रहा है। यहां ऋणावेश था, ये पाइबंद में कन्वर्ट यहां जाएगा। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे शिफ्टिंग हो रही है चार्ज की, मोर ईएन वाले से मोर ईएन वाले पे शिफ्टिंग हो रही है। यहां पर यह ऋणायन इस डबल बॉन्ड के साथ भी संयुग्मन में, इसके साथ भी संयुग्मन में, ज्यादा अनुनाद। यहां पे अनुनाद नहीं है, यहां पे यह ऋणायन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और यहां पर यह नेगेटिव चार्ज इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे तो सही। तो क्या यार जितना ज्यादा अनुनाद होगा, क्लियर है मेरी बात? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मेरी आवाज आ रही है बेटा आप सबको? आवाज आ रही मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके, तो यहां पे फिर आ जाएगा आपके पास डी, फिर आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा एफ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहां जा, ठीक है। कारण क्या? ऋणावेश मोर ईएन वाले पे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मोर ईएन वाले पर ज्यादा स्टेबल। देखो यहां ऋणायन इस डबल बॉन्ड के साथ सही में डबल सिंगल ऋणायन, डबल सिंगल ऋणायन। बोलो तो ये आ जाएगा, इनका बढ़ता हुआ एक क्रम आ जाएगा। यही क्रम एकदम सही है, एकदम सटीक है। डी दूसरे नंबर पे क्यों आना चाहिए मेरे लाल? देख ये तीनों कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। सिंपल सी बात है, दिमाग में कोई बात मतलब। ये तीनों कार्बन है, ये तीनों ऑक्सीजन है। तो कार्बन कार्बन इन तीनों को एक जैसा ट्रीट करो, इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन तीनों को एक जैसा ट्रीट करो। फिर सोचो, एक बार में आंसर आ जाएगा, एक बार में आंसर आएगा। ठीक है क्या माजरा? ओके ओके ओके, 16। हाँ जी, थोड़ा सा 1-2 और कर लेते हैं। ये है बेंजिल कार्बोनाइल। ये है ट्रोपेलियम कार्बोनाइल।
ए बी सी, ये है आपके पास कार्बोनाइन, और डी ये है आपके पास ये कार्बोनाइन। अब ये है तुम्हें करना, लगाओ तुम्हारा दिमाग और बताओ इसका आंसर। सर ओनली कॉपी भर रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो बेटा देखो ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे आता हूँ पढ़ाने, तो पढ़ाऊंगा तो सही ना, और आपका काम क्या है, घर पे जाके इनको रिवाइज करना तो पड़ेगा ना, वरना हर साल 23-24 लाख बच्चे भाग लेंगे, अगले साल आप भी लोगे, सिलेक्शन 1 लाख का ही होगा। अगर तुझे नहीं पढ़ना है तो मत आ बेटा, लेकिन ऐसी नेगेटिव बातें मत कर क्लास में, ठीक है। अगर तू यहाँ पे क्लास में आके नहीं सीख रहा है तो फिर क्या होगा, बस तुम्हें या तो हल्का हल्का फुल्का फुल्का पढ़ा दो जिसमें तुम्हारे मजा आ जाएगा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो एवरेज अगर तुम्हें सोचना है तो वैसे सोचो, ठीक है। मेरे को तो क्लास में से टॉपर निकालने, तो मैं तो उनको ढंग से पढ़ाऊंगा। हाँ जी, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से कैसे करेंगे। फिर बोलते हो कि हमको है ना ए स्टार वेद दे दो ना, हमको ए स्टार वेद दे दो ना, हमको तो इतना नंबर चाहिए ना। हाँ जी, इन चारों में बताओ, अच्छे से सोचो, बढ़िया से आराम से दिमाग लगाना और ट्राई करना बेटा। देखो ध्यान से, क्या चारों में अनुनाद है, क्या चारों में अनुनाद है? सोचो, पहली बात तो देखो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, अनुनाद सोचो, इसमें भी अनुनाद है, इसमें भी अनुनाद है, इसमें भी अनुनाद है, इसमें भी अनुनाद है। हाँ जी, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक तो ये भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर। सर एरोमेटिक तो ये धनायन आने के बाद बना हुआ है, क्या इसको हम क्वासी बोल सकते हैं क्या? क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, ये भी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है, ये भी क्वासी एरोमेटिक है, समझना बेटा। ओके, यहां पे देखना कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। अब पिक्चर एकदम तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब बता दो स्टेबिलिटी का ऑर्डर। वेरी गुड अनिल, बहुत बढ़िया बेटा। वेरी गुड साक्षी, बहुत बढ़िया। साक्षी का गलत है, सोचो। अब देखो ध्यान से, पिक्चर तुम्हारे सामने है, पिक्चर का हीरो तुम्हारे सामने है, स्टेबिलिटी देखो, वो तो एंटी एरोमेटिक के सबसे लास्ट में आएगा, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये धनावेश आने के बाद एरोमेटिक हुए ना लल्ला, ये भी क्वासी है, ये भी क्वासी है, लेकिन इसमें ज्यादा अनुनाद है। यहां पे 7 अनुनादी संरचनाएं बनती है, यहां पे 3 ही बनती है। पढ़ाया मैंने आपको, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी 7 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। तो क्या यहां पर बी ज्यादा स्टेबल, बी के बाद सी, सी के बाद ए, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा डी। कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखें, कॉन्सेप्ट मत छूटने दे, मत छूटने दे, मत छूटने दे। क्लियर है चिकारा? ठीक है, तो यहां पर स्टेबिलिटी का ये वाला सीन बन जाएगा। ठीक है क्या? कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। बेंजीन के ऊपर CH2 पॉजिटिव लगा दिया। अब देखना ध्यान से, थोड़े और अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। डी क्वास, अरे डी तो एंटी एरोमेटिक है ना, एंटी एरोमेटिक तो सबसे लास्ट स्टेबल होता है बेटा, एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल होता है ना। देख, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक, सबसे लास्ट स्टेबल, ठीक है। ये
हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये 4 मैंने आयन दिए आपको, ये 4 मैंने आयन दिए, सब में कार्बन पे धनावेश, बेंजीन तो कॉमन ही है, बेंजीन कार्ब धनायन, बेंजीन कार्ब धनायन, बेंजीन, बस ये समूह क्या है, यहां पे लगेगा तुम्हारे क्वासी। बेटा पुराने लेक्चर देखना, वहां पे बताया हुआ है, पिछली क्लास में देख लेना, पिछली क्लास में बताया हुआ है। मेथिल, यहां क्लोरीन, यहां NO2, यहां पर NH2। देखो अब बच्चों आपको ये देखना है कि यह समूह अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर सिंपल प्रेरणिक प्रभाव लगाते हैं या क्या लगाते हैं। देखो मेथिल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, यह डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, द्विबंध कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, अल्फा कार्बन, यहाँ पे क्या 3 अल्फा हाइड्रोजन है, पिछले क्लास में बताया था। तो यहां पर एक तो अतिसंयुग्मन लगेगा और एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव भी दर्शाते हैं, साथ के साथ प्लस आई प्रभाव लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये एक दाता समूह है, इस गरीब की मदद कर रहा है। एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, इसमें ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अतिसंयुग्मन भी लगेगा और प्लस आई प्रभाव भी लगेगा। हेलोजन, हेलोजन में हेलोजनों का नेट इफेक्ट क्या होता है, हेलोजनों का नेट इफेक्ट क्या होता है, हेलोजनों का नेट इफेक्ट होता है सर माइनस आई, ये तो खींचने का काम करेगा। हेलोजनों का नेट इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई होता है। NO2 समूह माइनस आई भी दर्शाता है, माइनस M भी दर्शाता है, याद हो तो, माइनस M प्रभाव ये खींचेगा। NH2 समूह, NH2 समूह में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये दान करता है बेटा, ये प्लस M प्रभाव या प्लस R प्रभाव जिसको बोलते हैं वो दर्शाएगा। क्या ये समझ में आया क्या? तो ये उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो अब आपके सामने पिक्चर एकदम क्लियर है, देख लो कौन है पिक्चर का हीरो, कौन इन गरीबों की मदद कर पा रहा है। M प्रभाव प्रबल होता है तो देगा भी ज्यादा तो खींचेगा भी ज्यादा। ये चारों के चारों आपको समझ में आए, चारों को चारों आपके समझ में आए, चारों के चारों आपको समझ में आए। बेटा मेटा पोजीशन पे नहीं लगता ना, ये तो पेरा है, ये तो पेरा है, इसके सापेक्ष पेरा है ना, तो पेरा पे तो लग सकता है, मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है। हाँ जी, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, स्टेबिलिटी। अब खुद बताओ सर, गरीब आदमी को 2, ये प्लस M से दे रहा है, वो प्लस I से दे रहा है, और अतिसंयुग्मन M प्रभाव ज्यादा प्रभावी, तो D सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर D के बाद A। अब खींचा तानी, ये ज्यादा खींच रहा है, ये कम खींच रहा है, माइनस I से खींच रहा है, ये माइनस M से खींच रहा है। ओए होय 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 होय, कैसी विडंबना है बेटा। हेलोजन परमाणुओं का अंकित आप बोल रहे हो, लकी बोल रहा है सर हेलोजन का तो प्लस M भी होता है। अरे लल्ला, जब तेरे को पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था कि हेलोजनों का नेट प्रभाव माइनस आई होता है, प्लस M दर्शाता है, लेकिन कुल मिलाकर के उसको खींचना ही है। हेलोजनों का कुल प्रभाव माइनस आई होता है, ठीक है, पूरा पढ़ो, ठीक। तो वो माइनस आई से खींच रहा है और ये माइनस M से खींच रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई कि स्टेबिलिटी वाला ये ऑर्डर समझ में आया बेटा? DABC, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। DABC, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, एकदम मजा आ गया भाई, माहौल बना दिया तुमने यार। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्लियर है क्या मामला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगला देखो, ये क्वेश्चन तुम फटाफट कर दोगे। अब ये वाला क्वेश्चन तुम फटाफट कर दोगे, ये वाला क्वेश्चन तुम फटाफट कर दोगे। इसमें तुम्हें टाइम भी नहीं लगेगा जरा सा, बस एक बार कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अच्छा ऐसे ऐसे सोचना है क्या? अच्छा सर ऐसे ऐसे सोच रहे हैं क्या? ओके, क्योंकि बेटा अगर ये नहीं बताऊंगा ना तो तुम्हें दिक्कत आएगी फिर आगे। हाँ जी, ऑर्गेनिक में मजा आने लगा है बेटा, बहुत बढ़िया। डोंट पैनिक, इट्स ऑर्गेनिक। अब तुम खुद, अच्छा यहाँ पे ना एक क्लोरीन, अब बताओ समूहों का इफेक्ट देखो। क्लोरीन नहीं, यहां क्लोरीन, वहां क्लोरीन, वहां देख, ये पैरा पे क्लोरीन, ये मेटा पे, ये ऑर्थो पे। हाँ जी,
सी आगे होगा, एम ज्यादा प्रबल। अरे भाई सी, हमें गरीब है, गरीब को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं ना कि उससे खींचे जाते हैं। ये तो खींच रहा है ना। अब गरीब के घर में गरीबी में आटा गीला बोलते हैं ना। पहले आदमी फुटपाथ पे सोता था, बारिश हो गई, ओए होए होए। अगर मान ले वो आदमी फुटपाथ पे सो रहा है लेकिन कोई उसको कंबल उड़ा के चला जाए तो ज्यादा फायदा होगा ना, भगवान उसका भला करे, ऐसे ही बोलेगा। अगर मान लो कोई उसका कंबल खींच के ले जाए, 2-3 गालियां भी देगा, ठीक है। तो ये खींचने वाला है। अब यहां देखो ध्यान से, हेलोजन का नेट प्रभाव आई होता है, वो भी माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। यस और नो? आई प्रभाव दूरी पर डिपेंड करता है। अमीरों से खींचो, गरीबों को दो, तो स्टेबिलिटी। देखो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। हम ऋणायन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। ऋणायनों से खींचे, कौन ज्यादा खींच रहा है? जो सबसे पास में है। माइनस आई सबसे ज्यादा, फिर यहां कम, यहां सबसे कम, और यहां तो है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? आई प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, दूरी वाला कॉन्सेप्ट देखना है। सबसे ज्यादा खींचतान वहां पर होगी भाई साहब डी में, फिर सी में, फिर यहां पर बी में, फिर सबसे कम ए में, क्योंकि ए में तो कोई खींचने वाला है ही नहीं। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट को पकड़ो, बस पकड़ लिया तो काम बन गया तुम्हारा। एक ही बार में काम हो गया भैया, रॉक एंड रोल हो गया फिर तो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। यहां पर ऑक्सीजन पे ऋणावेश मित्रों, किस पर? ऑक्सीजन पर। ओके जी, क्लियर है क्या माजरा? हाँ जी भाई साहब, हाँ जी। यहां पे आर मतलब कोई एल्किल समूह, यहां ऑक्सीजन पे ऋणावेश है। दोनों में से कौन सा ऋणावेश? बेटा इस चैप्टर में होमवर्क नहीं आ रहा, मैं यहाँ क्लास में करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में करवा दे रहा हूँ, तो दिक्कत मत लो आप इस बारे में, ठीक है। हाँ जी, इन दोनों में देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ये है फिनोक्साइड आयन, बेंजी। फिनोल से जब H निकल जाता है तो बनता है फिनोक्साइड आयन। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, घर जाकर के रिवाइज जरूर करना। यह है H होता, यहां H होता तो बन जाता कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन H हटा दिया, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। हाँ जी, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? यहां पर ऋणावेश ऑक्सीजन पे, वो तो यहां पे भी है। यहां पे ऋणायन अनुनाद दर्शा रहा है, डबल सिंगल ऋणावेश, बिल्कुल, वो तो यहां पे भी दर्शा रहा है। ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां ऋणावेश ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, यहां ऑक्सीजन से कार्बन पे जा रहा है, ठीक है। इसमें कारण बता देता हूं, कारण, ठीक है, लिखवा देता हूं, ठीक है। फिनोक्साइड आयन कार्बोक्सिलेट आयन, ताकि तुम्हारे आगे भी काम आएगा, कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में कम स्थायी होता है, स्थायी होता है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन में असमान अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है, बनती है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में, कार्बोक्सिलेट आयन में समान अनुनादी संरचनाएं बनती है,
समान अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है। चूंकि समान अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व अधिक होता है, अतः कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होता है। कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होता है। ठीक है, एक बार लिख लो, मैं इसके बारे में लिखवा देता हूं। लिखवाऊंगा मैं, बढ़िया से लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, वहां ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होगा देवेश। देखो ये ऑक्सीजन पे ऋणावेश, ये ऋणावेश अनुनाद में भाग लिया और कार्बन पे गया। पहले ऑक्सीजन पे था ना, ज्यादा स्टेबल था। यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, यहां वाला यहां शिफ्ट हो गया, यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां आ गया डबल बॉन्ड। फिर ऋणायन कन्वर्ट हुआ पाई में, पाई वाला गया ऋणायन में। देखो कार्बन पे चला गया, यहां बन गया डबल, यहां डबल और यहां डबल बॉन्ड O। फिर क्या होगा, ऋणायन कन्वर्ट हुआ पाई में, पाई वाला चला गया यहां पर। घबराए नहीं बेटा, घबराए नहीं। ठीक है, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड O। फिर वापस से लौट के बुद्धू घर को आए, ऋणावेश कन्वर्ट हुआ पाई में, वापस इसके पास ही चला गया। यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल डबल। तो ये अनुनाद तो हुआ, लेकिन यहां अनुनाद में ऑक्सीजन से ऋणावेश घट करके निकल करके कार्बन पे चला गया, जो कि एक कम विद्युतऋणी परमाणु है। हाँ या ना? तो ये है बेटा आपके पास असमान अनुनादी संरचनाएं, असमान अनुनादी संरचनाएं। समझ में आई? इक्वल रेजोनेटिंग, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऑक्सीजन एक ज्यादा विद्युतऋणी है, उससे कम विद्युतऋणी परमाणुओं पे वो बट गया। जबकि अगर मैं बात करूं, ये तो फिनोक्साइड आयन की बात हुई, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर, पहले लिख लो, अगर मैं यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन की बात करूं, तो यहां पे ऋणावेश ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे ही जा रहा है। ये ज्यादा स्टेबल है। समान अनुनादी संरचनाओं की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है समान से। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर इसका आप अनुनादी संकर बनाओगे बेटा, तो यहां पर भी ऋणावेश है, यहां पे भी ऋणावेश है। ठीक है, डबल 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 डबल, लेकिन वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे ही शिफ्टिंग हुई है। तो ये है समान अनुनादी संरचना, समान अनुनादी संरचना। समान अनुनादी संरचनाएं ज्यादा स्टेबल होती है। मैंने कहा था कि यार नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, लेकिन हम कंपैरिजन किनके बीच में कर रहे हैं ये भी तो मैटर करता है। मैंने बोला कि एलिल कार्ब धनायन, मैंने आपसे बोला, जैसे कि देखो ध्यान से, मैंने बोला यार ये कार्ब धनायन है और एक कार्ब धनायन ये है। हाँ जी, अब मैंने शुरुआत में बोला था ये डिग्री 2 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला है। सर आपने तो पहले बोला था ना 2 डिग्री कार्ब धनायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमने तो ये लगा लिया। अरे बालक, उसके आगे फिर हमने अनुनाद पढ़ा,
तो फिर हमने क्या देखा, जिसमें अनुनाद होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये वाला कार्ब धनायन कोई अनुनाद नहीं दर्शा रहा है, जबकि ये धनायन डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है तो इसमें अनुनाद लग गया, तो फिर ये वाला फंडा हट गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये आया। फिर हमने यहां पे जरा देखा ध्यान से कि ऋणावेश मोर ईएन वाले पे ज्यादा स्टेबल होता है, लेस वाले पे कम स्टेबल होता है, ये पढ़ा। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर ऋणावेश ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर ही गया, समान अनुनादी संरचनाएं बनाई, जबकि यहां पे देखो ऋणावेश ऑक्सीजन से कार्बन पर गया, कम विद्युत ऋणी परमाणु पर, लेस ईएन वाले पर, लेस ईएन वाले पर गया, तो इसलिए ये कम स्टेबल हो गया। हाँ या ना? ओके, क्लियर है मामला, क्लियर है मामला। कॉन्सेप्ट, अरे यार भाई साहब तुम क्या पहली बार पढ़ रहे हो? अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, अच्छे से घर पे जाके रिवाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसेगा, और घुसेगा तो फिर सीखोगे। ऐसे मत अरे भैया क्या चल रहा है ना यार, ये गलती से गलती कर दी हमने तो। हाँ या ना? ठीक है मामला बेटा, अरे ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता 19 की जगह 20, हाँ जी यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता, सिंपल ऐसा हो जाता बेटा, ये ऐसा हो जाता, यहां पे ऋणावेश है, यहां पे भी ऑक्सीजन पे ऋणावेश है। अब देखो कंपैरिजन, अब आराम से कर पा रहे हो यार, इसमें ऋणावेश तो है, उसमें भी ऑक्सीजन पे है, उसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे, यहां पर वो ऋणावेश बंटता जा रहा है, इसमें अनुनाद है, उसमें तो बिल्कुल भी अनुनाद नहीं है। समझ में आ रही है? यहां पे कुछ तो है, इससे कुछ तो कम हुआ। देखो ध्यान से, यहां पे इसमें भी अनुनाद था, इसमें भी अनुनाद था, और यहां अनुनाद होकर के असमान अनुनादी संरचनाएं बन रही थी, जबकि यहां समान अनुनादी संरचनाएं बन रही थी। समान अनुनादी संरचनाओं की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इस वजह से यहां पे फिनोक्साइड आयन के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल पाया है। ठीक है, ओके। अब लेकिन मैंने यहां पर आपको ऐसे कंपाउंड दे दिए, एक में तो अनुनाद है, एक में है ही नहीं, इसमें भी ऑक्सीजन पे, यहां पे भी ऑक्सीजन पे है, इसमें भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो इसमें भी है, दोनों में एक एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन थोड़ा बहुत तो अपना आवेश घटा पा रहा है, थोड़ा बहुत तो घटा पा रहा है, वो थोड़ा सा बांट देगा। ठीक है, यहां पर हर एक क्वेश्चन में एक काम की चीज, देखो ध्यान, सबसे पहले मैंने आपको ऐसा कौन सा क्वेश्चन करवाया था, ये वाला क्वेश्चन करवाया था, सबसे पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया बेटा। इस वाले क्वेश्चन नंबर 9 पे देखना, क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस करना। यहां पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, इधर ऑक्सीजन पे, तो सीधा ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी मिल गई, जितना ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए वो हो गया। अब देखो फिर अगला क्वेश्चन मैंने क्या करवाया, इधर कार्बन पे ऋणावेश, इधर भी कार्बन पे ऋणावेश, लेकिन इधर रेजोनेंस वाला था, इधर विदाउट रेजोनेंस वाला था, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला क्वेश्चन कराया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया। इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा इसमें भी अनुनाद है, अनुनाद तो इसमें भी, यहां ऑक्सीजन पे, और अनुनाद से इसमें ऋणावेश ऑक्सीजन से कार्बन पे जा रहा है, जबकि यहां पर ऋणावेश ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर ही जा रहा है। तो कौन सा केस हम प्रेफर करेंगे यार, ऑक्सीजन जिसकी विद्युतता ज्यादा है उससे कम ईएन पे जाना ज्यादा ठीक है, या ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जाना ज्यादा ठीक है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन वाला, तो वो वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहां पर ये जो अगला कंपाउंड है, ऑक्सीजन ऋणावेश अनुनाद वाला, ये ऑक्सीजन बिना अनुनाद वाला, तो यहां पर ऑक्सीजन तो दोनों में ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया कि इस आवेश को थोड़ा बहुत घटाया जा सकता है अनुनाद के कारण। इसमें तो नो रेजोनेंस, दोनों में ऑक्सीजन पर तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्टर इसके अंदर और मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठंडे दिमाग से बढ़िया से अच्छे से इसको रिवाइज करना, मजा आएगा, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। ये हो गया 20 नंबर का, 23 नंबर है क्या, 20 नंबर है ना, ओके।
सर बट सी में ज्यादा, सर सी में नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, क्या बोला? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी वो ज्यादा स्टेबल। अरे यार ठीक है, जिसमें अनुनादी संरचनाएं ज्यादा बनती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन आप देखें तो सही चार्ज किससे किस पे जा रहा है, हम कंपैरिजन किनको कर रहे हैं, ये भी तो मैटर करता है ना। अभी जैसे कि मैं यहां पे बोलता कि यार ये एक तो एलिल कार्बोनाइन है और एक मैं बोलता हूं यह बेंजिल कार्बोनाइन है, तो यहां तो हमने सीधा सिंपल सा बोल दिया ना कि यार हाँ इससे ज्यादा स्टेबल ये है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें भी कार्बन था, इसमें भी कार्बन था, कार्बन अपने आवेश को बांट रहा है, यहां पे भी कार्बन अपने आवेश को बाकी कार्बनों में बांट रहा है, ठीक है, ओके। वो चीजें अब वहां पे चीज अलग हो गई ना, वहां ऑक्सीजन से कार्बन पे जा रहा है और दूसरे वाले में ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, समझ नहीं रहे वहां पे यार। ज्यादा फायदा कहां है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे भेजने का, ठीक है, ये वाली बात क्लियर। अब यहां पे अगले कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन, सारे के सारे आपके दिमाग के कलपुर्जे खोलने वाले क्वेश्चन है ये, ओके। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये है बेटा बेंजिल कार्बोनाइन, क्या बोलते इसको? बेंजिल कार्बोनाइन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखना, और ये है आपके पास, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट और सिखाना है मेरे को, फिर खत्म, फिर अपन अम्लीय सामर्थ्य पे आएंगे। हाँ जी, ये है आपके पास साइक्लोप्रोपिल मेथिल, एक आयन है ना ये, इसलिए साइक्लोप्रोपिल मेथिल, साइक्लोप्रोपीन, ये साइक्लोप्रोपेन था लेकिन ये एक आयन है, एल्किल समूह पूरा का पूरा, तो साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोनाइन इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। हाँ जी, जो बेसिक एग्जाम्पल है ना वही मैं करवा रहा हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ज्यादा हार्ड हो वो करवा, एकदम बेसिक से एग्जाम्पल, ये तो आ ही जाते हैं, कभी भी पूछ लिए जा सकते हैं इनमें से। अब इसमें देखो ध्यान से, दोनों में ज्यादा स्टेबल अगर हम देखें तो हमारा पहला जो सोचने का नजरिया है बिल्कुल सही है कि सर इन दोनों में देखा जाए तो इसमें अनुनाद है, इसमें अनुनाद है ही नहीं, तो हम बोलेंगे सर ए ज्यादा स्टेबल है बी से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमारी नॉर्मल थिंकिंग यही होगी कि सर फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाले से। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? एक नॉर्मल से थिंकिंग, अगर आपकी जगह मैं भी यही होता तो मैं भी यही बोलता, सर देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ बेंजीन है, बेंजीन के साथ अनुनाद दर्शाएगा, इसमें नहीं दर्शाएगा, जस्ट नॉर्मल थिंकिंग, तो हम ये बोलेंगे सर ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। गलत क्या है? ये जो कंपाउंड है बेटा ये अलग है कंपाउंड, देखो ध्यान से, इसका कारण क्या है? यहां पर इसका जो सही ऑर्डर होता है वो ए से ज्यादा स्टेबल है बी, कारण है डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, इस वाले में डांस पाया जाता है, डांस। देखो उस बात को समझना, ये जो कार्बोनाइन है बेटा, देखना मेरी बात ध्यान सुनना, इस कार्बन का रिक्त कक्षक, भाई इसके पास कक्षक खाली है ना, इस कार्बन का रिक्त कक्षक इस वलय के सिग्मा बंध के साथ संयुग्मन करता है। देखो आपको पता है, हमने पढ़ा था 3 सदस्यीय वलय अस्थायी होती है, क्या हमने ये पढ़ा था? 3 सदस्यीय वलय अनस्टेबल होती है, यस और नो? क्या इतना सा जवाब दे दो मुझे, क्या हमने ये पढ़ा था 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है? अगर उसको मौका मिल जाए खुलने का तो क्या वो खुलेगी कि नहीं खुलेगी? खुलेगी। क्या हमने ये पढ़ा था 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होती है? यस। तो यहां पर अगर इसको ऐसा मौका मिल जाएगा तो ये जरा देखो ध्यान से, ये जो कार्बोनाइन है, यह कार्बोनाइन इसके सिग्मा बंध के साथ संयुग्मन दर्शाता है। ये गरीब आदमी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन बोलेगा अगले वाले कार्बन से, भाई कुछ है क्या, ऐसा कर, ये पाई बंध, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेके चला जा।
जैसे ही यहां पर अनुनाद होगा तो बेटा क्या होगा, ये जो कार्बन था CH2 ये तो वैसा ही रहा, यहां पे ऋणावेश धनावेश डबल बॉन्ड बन गया, इधर वाला बंध टूट चुका है, ये कार्बन ये बचा रहा, इस पर आ गया धनावेश। क्या ये से समझ में आया? जैसा इधर हो रहा है वैसा इधर भी हो सकता है, ऐसा। फील करो, फील करो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कभी इधर धनावेश कभी उधर धनावेश, ठीक है, तातैया ऐसा कुछ, ठीक है, इधर का भी कभी इधर का भी। तो यहां पर ये इधर इधर गोल गोल घूमे, कभी इधर से H+ कभी उधर से, तो जस्ट लाइक डांस। तो यही है आपके पास डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। हाँ जी, इसमें धनावेशित कार्बन का रिक्त कक्षक वलय के सिग्मा बंध के साथ संयुग्मन दर्शाता है जिससे वलय खुल जाती है जो इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। यही डांसिंग रेजोनेंस है। हाँ जी, अब ये ओपन हो गया तो कंपाउंड स्टेबल हो गया। पहले से बहुत ज्यादा तनाव था, तनाव होते हैं ये रिंग टूट गई, और रिंग टूट गई तो खुल गई, अब स्टेबिलिटी आ गई। क्या ये बात क्लियर है? तो ध्यान रखना, एक डिब्बा एक बेंजीन पे भारी, एक डिब्बा एक बेंजीन पे भारी। हाँ जी, अरे मैंने ये कहा था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग नहीं लेते, बिल्कुल कहा था, लेकिन यहाँ पर जो 3 सदस्यीय वलय है ये हाईली अनस्टेबल है, ये खुलना चाहती है। जैसे इसको दिखा पास वाले कार्बन पर धनावेश है, मैं तो खुलूंगी, तो फटाफट से यहाँ से ये बंद इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरी वही बात लिखवाई है जो होता है। इसमें धनावेशित कार्बन का रिक्त कक्षक वलय के सिग्मा बंध के साथ संयुग्मन दर्शाता है। ठीक है क्या मेरी बात? 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 ओके, टोटल देखो, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कभी इधर धनावेश आएगा कभी इधर धनावेश आएगा। डन है मामला बेटा, डन है मामला। तो अब जरा देखो ध्यान से, एक डिब्बा एक बेंजीन पे भारी, तो अब यहां पे देखो ध्यान से, पीएच मतलब फेनिल समूह, बोले तो C6H5, या ये पीएच क्या है? फेनिल समूह। तो एक डिब्बा एक बेंजीन में भारी, 3 डिब्बे 3 बेंजीन पे भारी। समझ में आया मामला? समझ में आया? ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया, ये हमने कंप्लीट किया, ये हमने कंप्लीट किया। ठीक है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तो। ठीक है, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, अबे टाइम हो गया।
ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद।